अभी करीब 2 महीने पहले भारत के एक पॉलिटिकल अलायंस इंडिया नाम से, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने 14 मशहूर भारतीय एंकर्स के बाइकॉट का ऐलान किया। खबर थोड़ी पुरानी है, मगर मैं आज बात इसलिए कर रहा हूँ कि वेरी रिसेंटली बरखा दत्त जी ने अपने एक शो में सुप्रिया श्रीनाथ का एक इंटरव्यू किया था। अब बरखा दत्त जी की मैं बहुत कदर करता हूँ, उनकी जर्नलिज्म बहुत बढ़िया है। मैं उनके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एग्री ना भी करता हूँ, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू उनसे मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन वो इंटरव्यू ऐसा था, उसकी बेस पे मैंने सोचा कि मैं भी इस मसला पे थोड़ी बातचीत करूँ, क्योंकि ये मसला सिर्फ भारत का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। अब पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो जर्नलिज्म हो, कि एक दूसरे को बाइकॉट करने का चैलेंज किया जाता है। और ये पोलराइजेशन अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए क्या रिजल्ट्स लाती है, इस पे भी मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। लेकिन पहले प्रिसाइजली हम उन नामों की तरफ आते हैं जिन नामों के हवाले से इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने कहा, यानी इंडिया ब्लॉक, वो भी 28 पार्टीज़ पे मुश्तमिल है, यानी 28 पार्टीज़ वर्सेस बीजेपी। ये एक अलग बहस है कि बीजेपी क्या पॉपुलर है, पॉपुलस है, और क्यों भारत की बड़ी 28 पार्टीज़ को अलायंस करना पड़ा सिर्फ एक बीजेपी के ख़िलाफ़ डटने के लिए। लेकिन पहले हम उन नामों का भी एक बार फिर चर्चा करते हैं। जैसे कि ये नाम है मेरे सामने, और ये नाम आप 2 महीनों से जानते हैं, इनमें कई मेरे दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं। उसमें एक नाम है अदिति त्यागी जी का, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, और इसी के साथ साथ हम और भी नाम आगे देखते हैं, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रसार, रुबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। बहुत ही वेल नोन लोग हैं, चेहरे आपके सामने हैं, और ये चेहरे आप भारत के टेलीविज़न पे और फिर यूट्यूब पे हर रोज़ देखते हैं। बहुत ही मारूफ लोग हैं, और ऐसा नहीं कि ये कोई नई नई जर्नलिज्म कर रहे हैं या कोई बीजेपी के साथ ही जर्नलिज्म में आए थे। इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो जर्नलिज्म में बहुत पुराने हैं, और जब बीजेपी की सरकार नहीं भी थी तब भी ये इंटरव्यू किया करते थे, ओपिनियन दिया करते थे, बातचीत किया करते थे, और तब एक्सेप्टेबल थे इसी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के लोगों को। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं रहे। तो मैं जब बरखा दत्त जी का इंटरव्यू जो वो कर रही थी सुप्रिया श्रीनाथ के साथ, तो वो मैं सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था कि सुप्रिया श्रीनाथ खुद भी एक सीजन्ड जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, तो आफ्टर ऑल वो पॉलिटिक्स में गई हैं, तो उन्होंने भी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो की। ये सवाल उनसे बरखा दत्त जी ने भी अपने इंटरव्यू में पूछा था। लेकिन मैं सवाल को जनरलाइज कर रहा हूँ, ज़रा उसको ब्रॉडर लेवल पे देख रहा हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं इसमें दुनिया के जो बाकी देश हैं, बाकी डेमोक्रेसीज़ हैं, उनको भी बीच में मैं एनालाइज करूँगा। तो सवाल ये है कि जब सुप्रिया जी जर्नलिज्म से गई पॉलिटिक्स में, तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन ली। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जो, यानी कोई सर्टन पर्सन एक पॉलिटिकल लाइन लेता है या इंक्लिनेशन लेता है या स्ट्रॉन्ग लाइकिंग लेता है, तो वो ठीक होता है, बाकी गलत होते हैं? ऑफ कोर्स अगर ये 14 के 14 न्यूज़ एंकर्स जो हैं बातचीत करते हैं, इनमें से कई ऐसे एंकर्स भी हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से भी बातचीत करते हैं, मगर उनकी बातचीत से एक इंक्लिनेशन या लाइकिंग टूवर्ड्स बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो इसका मतलब ये है कि उनको फौरी तौर पर या इमीडिएटली उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। मुझे ये बात समझ नहीं आई।
तो बहरहाल इस इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का अपना स्टैंस है, और जैसा मैंने अभी कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक को, यानी उसमें 28 पार्टीज़ को आना पड़ा सिर्फ एक अकेली बीजेपी को हराने के लिए या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए, तो बात तो फिर बड़ी वाज़ेह है कि बीजेपी इस वक्त मैटर करती है। वो पॉपुलर जमात है, बहुत पॉपुलर जमात है कि 28 बड़ी पार्टियों को बीजेपी के ख़िलाफ़ आना पड़ा। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर हैं आज के दिन, इसीलिए तो 28 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को उनके ख़िलाफ़ आना पड़ा। तो इस रियलिटी को तो मानिए ना कि बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक है कि 28 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके ख़िलाफ़ आना पड़ा, और अब उन्हीं 28 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐलान करना पड़ा कि हम इन 14 एंकर्स को इंटरव्यू नहीं देंगे। ये अलग बात है कि रिसेंटली गालबन कांग्रेस के ही एक अहम लीडर ने नविका कुमार जी को एक इंटरव्यू भी दिया है, जहाज़ में उनको इनवाइट किया और उनको अपने साथ बैठाया तो उनको एक इंटरव्यू भी दिया। तो उनका तो अपना जो क्लेम है, ये कहना है, वो धरे का धरा रह गया। खैर, पॉलिटिक्स में ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्पीक है, वो तो चलती रहती है, वो तो होती रहती है। अब देखिए, यही मामला सोशल मीडिया के ज़माने में बाकी देशों में भी फैल चुका हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो जैसे लिबरल पॉलिटिशियंस हैं वो फॉक्स पे आना पसंद नहीं करते, और जो बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस हैं जिनको राइट विंगर्स कहा जाता है, वो जो लिबरल मीडिया है, CNN या उस तरह का जो बाकी मीडिया, उस पर जाना पसंद नहीं करते। तो ये मसला सिर्फ भारत का नहीं है। ख़ुद हमारे कनाडा में हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और बहुत ज़्यादा दूसरे लिबरल पॉलिटिशियंस भी, NDP के मिस्टर जगमीत सिंह भी, वो जो यहाँ का कोट अन कोट राइट विंगर मीडिया है, उस पर आना पसंद नहीं करते। अच्छा, ये भी जो कैटेगरीज़ हैं या क्लासिफिकेशंस हैं लिबरल्स की, राइट विंगर्स की, ये भी तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए की गई हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जाता है ताकि अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स सामने आए। जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक स्टैंस बन गया है कि जो कंजर्वेटिव कुव्वतें हैं किसी भी देश की पॉलिटिक्स में, वो राइट विंगर होती हैं, और राइट विंगर को एक गाली के तौर पर यूज़ किया जाता है। और भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार को राइट विंगर सरकार के तौर पर उछाला जाता है। हालांकि भारत की बीजेपी की सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की सरकार इकोलॉजी के मसले पे यूनाइटेड नेशन के इश्यूज़ पे ऑन बोर्ड है। वैक्सीन का मसला आया तो उन्होंने को राइट विंग की लाइन नहीं टोकी, उन्होंने उसी तरह जिस तरह दुनिया चल रही थी, लिबरल फोर्सेस चल रही थी, उसी तरह उन्होंने उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई। इसी तरह दुनिया में पीस कीपिंग के मामलात में भारत की बीजेपी की सरकार ने वही पॉलिसी कंटिन्यू रखी पीस कीपिंग की जो पिछली सरकारों की चली आ रही थी। मगर इसके बावजूद जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो उनको राइट विंगर कहते हैं ताकि एक गाली के तौर पर यूज़ कर सकें। लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक कोई ऐसी ग्राउंड नहीं बना सके कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकें या उनकी पार्टी को अगले साल आने वाले इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा थ्रेट पेश कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिटिकल चेरी पिकिंग है, चाहे वो जर्नलिस्टों को टारगेट करने की हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट करने की हो, यानी जो अपनी कमज़ोरियां हैं, जो अपनी खामियां हैं, उसका एक हाल ये है कि जी गोदी मीडिया का नाम ले लिया जाए कि जी ये गोदी लिए हुए हैं सारे के सारे एंकर्स या मीडिया हाउसेस। हालांकि ये मीडिया हाउसेस और इनमें से कई एंकर्स जब पहले सरकारें बीजेपी की होती थी, यानी कांग्रेस की सरकारें होती थी, तब ये उनकी बात किया करते थे, तो तब ये ठीक थे।
अब चूंकि ये उनकी बात नहीं करते तो इसलिए अल्टीमेटली उनको ये तक कहना पड़ा कि जनाब हम इनका बाइकआउट करेंगे। ये अलग बात है कि बाइकआउट वो मुकम्मल तौर पर कर नहीं सकेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो सुप्रिया जी ने अपने इंटरव्यू में कहा, जो उन्होंने बरखा दत्त को दिया, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको जर्नलिज्म छोड़ देनी चाहिए, इनको जर्नलिज्म नहीं करनी चाहिए, ये जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा हैं। एनी हाउ सुप्रिया जी खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी में गई हैं जर्नलिज्म को छोड़ के, तो वो अगर जर्नलिज्म इतनी ही बैलेंस चीज़ है या होनी चाहिए जो उनका ख्याल है, तो वो शायद पॉलिटिकल पार्टी में ना जाती। लेकिन ये भी वो कह सकती हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में इसीलिए गई, जर्नलिज्म इसीलिए छोड़ी कि मैं चाहती थी कि मैं अपने नए जो स्कूल ऑफ थॉट है यानी पॉलिटिक्स का, उसके साथ इंसाफ करूं, जर्नलिज्म में ना रहूं और बाकियों को जर्नलिज्म में नहीं रहना चाहिए, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले जाएं। मतलब इससे तो मैं मुराद ये लेता हूँ। खैर, ये अपनी जगह पे मसाले हैं, बातें हैं। भारत में ऐसे ऐसे एंकर्स हैं जैसे रवीश कुमार जी हैं जो प्योरली, जिनका स्टैंस ही क्रिटिसिज्म करना होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से। और सिर्फ एक एंकर नहीं, बहुत ज़्यादा और एंकर्स भी हैं। उनका हक है, अगर उनका हक है तो ये अदिति त्यागी जी हों, अमन चोपड़ा हों, और इसी तरह नामों की ये एक 14 नामों की लिस्ट है, सभी नामों का भी तो हक है। सवाल ये है कि अगर आपको यानी किसी एक को अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या क्रिटिसिज्म का हक है किसी सर्टन पार्टी, सर्टन पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़, तो दूसरे को वो हक देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये एक रियलिटी है। खैर, ये वो बातें हैं जो मेरे कहने से पहले भी आप सब मेरे व्यूज़ समझते हैं। मेरे व्यूज़ चाहे आम जनता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, वो सब ये बातें समझते हैं। मगर इन सब बातों को समझने के बावजूद हम सब अपनी अपनी बात कहने से नहीं रुक सकते, रुकना भी नहीं चाहिए और बात कहते चले जाने चाहिए। मगर इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि लोग जो हैं वो फिर नितारा भी करते हैं, लोग सोचते भी हैं कि भाई अगर ऐसा मुमकिन इस साइड पे है तो वैसा मुमकिन दूसरी साइड पे भी तो होना चाहिए या हो सकता है। लेकिन हम इसकी गुंजाइश देने को तैयार नहीं होते। आज के मेरे इस छोटे से व्लॉग में मेरा मकसद यही था कि मैं भी इस इशू पे थोड़ी सी बातचीत करूं, और इस बातचीत के साथ मैं ये भी इतराफ़ करता हूं कि मुझे भी सुनने वाले और देखने वाले बहुत सारे खानों में बांटते हैं। कुछ लाइक नहीं करते, कुछ डिसलाइक करते हैं। लेकिन मैं व्लॉग के आखिर में चलते चलते ये भी कहना चाहता हूँ, और ये एक ज़रूरी बात है जो मैं कनाडा से कहना चाहता हूँ। मैं अमेरिका, कनाडा में रहते हुए बहुत करीब से देखता हूँ जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी यहाँ की, उसकी जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी ऑफ द भारतीय कम्युनिटी, अब वो मोदी जी की पार्टी को और ख़ुद मोदी जी को पसंद करते हैं। ये एक रियलिटी है। और उनको पसंद करने वाले ऐसे नहीं हैं कि जो कोई कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, भारतीय कम्युनिटी के सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिल से पसंद करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं ज़ाती तौर पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिलीवरेंस का अंदाज़ है, मैं उससे काफ़ी सहमत हूँ, काफ़ी उससे एग्री करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी उन्होंने गोदी में ले लिया है। मैं तो भारत बहुत रेयर आता जाता हूँ, और भारत की बीजेपी को या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को शायद मेरे से कोई सरोकार भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी इंडिपेंडेंट सोच की वजह से उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुकम्मल सहमत मैं भी नहीं हूँ। बीजेपी में कई ऐसे लीडर हैं जो ऐसी बात कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, ओवर द बोर्ड होती है। वो एक अलग अपनी जगह पे बहस होती है, उस पर भी मैं बात करता रहता हूँ कि इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि ब्लैक एंड वाइट होती है हर चीज़। बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया में चल रही होती हैं, मेरे ग्रे बालों की तरह। तो ये ज़िंदगी भी ऐसी है, और ये ज़िंदगी की आइडियोलॉजी जो होती हैं उनका निज़ाम भी ऐसा है। तो इस सारे खेल तमाशे में मैं आखिर में इस बात पे भी जोर देना चाहता हूँ कि
किसी भी जर्नलिस्ट की जो होती है लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कमेंट्री या इंक्लिनेशन, वो एक नेचुरल होती है। वो हालात तो वाक़यात के कॉन्टेक्स्ट में होती है। जब सिचुएशन बदलती है तो सिचुएशन कमेंट्री भी बदल जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं सबसे पहला जर्नलिस्ट हूँगा जो आके उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा। लेकिन जनरली जो है, अब ये कह देना जी ये राइट विंग हिंदुत्व जमात है और ये बहुत ही रेसिस्ट जमात है, राइट विंगर जमात है, वो बात यहाँ पे भारतीय कम्युनिटी की अक्सरियत अमेरिका और कनाडा में बाय नहीं करती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब गोदी मीडिया के लोग हैं और वो जनता भी गोदी मीडिया की गुलाम है। इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले हम सब लोग हैं, जैसा हमारे से डिफरेंट सोच रखने वाले भी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। हम इस बात को समझते हैं और मैं अपनी इंडिपेंडेंट सोच के हवाले से वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि इससे पहले मनमोहन सिंह जी की या नरसिम्हा राव जी की पॉलिसियों में बहुत अच्छी बातें होती थी, हम उनको इंडोर्स करते थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स 9 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चले आ रहे हैं, तो उनकी पॉलिसियाँ इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हद तक रीज़नेबल हैं, तो हम उनको लाइक करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ हम दूसरी बातें भी करते हैं। खैर, मेरा व्लॉग मैं उसको वाइंड अप करते करते फिर आगे लेकर चल पड़ा और मैं आखिर में फिर कहूँगा कि ये मामला सिर्फ भारत का नहीं है। पाकिस्तान में भी देखिए तो पाकिस्तान में भी इमरान खान की पार्टी के चंद फेवरेट नाम हैं न्यूज़ वर्ल्ड्स में, और बाकी पार्टियों के भी अपने अपने फेवरेट नाम्स हैं, और उसी तरह उन फेवरेट एंकर्स के भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं और वो चेंज भी होते रहते हैं, और उसमें कुछ अपॉर्चुनिज्म भी होती है, पूरी दुनिया में होता है, वो भी होती है। हम कनाडा में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं। तो बहरहाल चलते चलते इस व्लॉग में मैं अपने व्यूअर्स को और अगर कुछ जर्नलिस्ट साथी देख रहे हैं यही कहना चाहूँगा कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग नेचुरल भी होती है, इसके साथ साथ इदारों की अपनी एफिलिएशन भी होती है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लें कि आप बाइकॉट की हद तक जाएं। चलिए, अगर आप बाइकॉट करना भी चाहते हैं तो वो भी आपका डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि आप जब किसी के बारे में स्ट्रॉन्ग बात करेंगे तो दूसरा भी आपके बारे में शायद उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात करेगा। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.